नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोंड आदिवासी का इतिहास। भारत के सबसे बड़े जनजातीय समुदायों में से एक है गोंड जात, जिनका इतिहास 14वीं शताब्दी से पहले का है और गोंडवाना क्षेत्र में उनका शासन था। गोंड राजाओं ने गड्ढा, मंडला, देवगढ़ और चंदा जैसे शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना गोंड शासकों से की थी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में मराठों और अंग्रेज़ों के अधिग्रहण के कारण गोंडों को पहाड़ियों और घने जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपनी स्वतंत्र संस्कृति और सामाजिक संरचना बनाए रखी है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाम की उत्पत्ति। गोंड शब्द का अर्थ होता है कोण, जिसका अर्थ हरे पहाड़ है, और स्वयं को कोयतुर कहते हैं। वे दक्षिण में गोदावरी नदी से लेकर उत्तर में विंध्य पर्वतमाला तक फैले हुए थे। मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा कभी गोंडवाना कहलाया करता था। 14वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच गोंडों का शासनकाल रहा, जिसमें उन्होंने गंडा, मंडला, देवगढ़, चांदा और खेलरा और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। रानी दुर्गावती गोंडों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती गड्ढा मंडला की शासक थी, जिन्होंने मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया। मुगलों के बाद मराठों में गोंड राज्यों का कब्जा हो गया, जिससे गोंडों को दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी और इतने मजबूर हो गए कि अपना राज को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। 1818 ईस्वी के बाद ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और वन संपदाओं तक गोंडों तक प्रतिबंध लगा दिया। 1910 में गोंडों ने ब्रिटिश सरकार को दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे बस्तर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। गोंड कुशल कलाकार और संगीतकार थे, जो चित्रकला, संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को व्यक्त करते थे। उन्हें धार्मिक जीवन में बड़ा देव की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। गोंडों ने ऐतिहासिक महत्व के कई साम्राज्य स्थापित किए हैं। गोंडवान भारत के गोंडवाना क्षेत्र के शासक साम्राज्य था। इससे महाराष्ट्र के विदर्भ पूर्वी भाग शामिल है। गड्ढा साम्राज्य में इसके ठीक उत्तर के मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनके आगे विस्तृत क्षेत्र में उत्तरी तेलंगाना, पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। गोंडी को तेलुगु भाषा में संबंधित माना जाता है। भारत की 2001 गणना के अनुसार मैक्रोवेज रूप में गोंडी के लगभग 2.4 करोड़ वक्ताओं और गोंडी उपयोग के भीतर भाषाओं के 2.91 करोड़ वक्ताओं को दर्ज किया, जिसमें मारिया, इसे मंडिया गोंड भी कहा जाता है, जैसे वैसे भाषा शामिल हैं। अंग्रेज़ों और मुगलों के अत्याचार से वो इतने प्रभावित हुए कि गोंड लोग कुछ कि जंगल में जाके अपना गुजर बसर करने लगे, और कुछ लोग कि राजा महाराजाओं के यहाँ खाना बनाने का काम करने लगे, और कुछ लोग भुजिया का काम करने लगे, जैसे कि चावल के दाने भूजना, और उनका मेन काम था गोइसार। गोइसार एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें लोग, पूरे गांव के लोग अपने अनाज को इकट्ठा करते थे और वो उनके यहाँ भुजवाने जाते थे। जैसे मक्का हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, और चावल, मान लीजिए चावल हो गया, ये सब लेके जाते थे। और उनका काम था कि भूजने के बाद उनको थोड़ा सा देना।
जिससे कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपना वो गुजर बसर करते थे। गौड़ों का मेन जो है कि व्यापार यही था कि लोगों से थोड़ा थोड़ा अपना अनाज लेना और पूज कर उनको दे देना। हर जगह चलता रहा, समय के साथ परिवर्तन होता रहा और आज देखिए जो है कि गोइसार भी बंद हो गया और जो गौड़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़े हैं, हर चीज़ में आगे हैं। वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे हैं, नौकरी के क्षेत्र में आगे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे हैं। यानी समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। भले वो अनुसूचित जात से आते हैं, लेकिन आने वाले टाइम गौड़ बहुत आगे हैं। आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा, राजनीति में जाएंगे वहाँ मिलेगा, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ भी हैं गौड़ स्वराज। तो शुरू से ही जो गौड़ लोग हैं अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी सामने सिर नहीं झुकाया और अपने डट के मुकाबला किया, चाहे वो अंग्रेज़ हो चाहे मुग़ल हो। रानी दुर्गावती का आपने इतिहास पढ़ोगे तो आप पता चल जाएगा कि गौड़ साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था। क्योंकि गौड़ आज भी हैं, वो बिल्कुल ईमानदार होते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं।